नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 497 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और थम चुका है प्रचार प्रसार का शोर। आज 5,318 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य। चुनाव में 24 घंटे होगी बिजली आपूर्ति। दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलेस सैटेलाइट फोन से आएंगे सूचनाएं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। तो पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। चुनाव के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी, ये भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दूरस्थ क्षेत्रों वाले इलाकों में वायरलेस और सैटेलाइट फोन से सूचनाएं दी जाएंगी। तो 497 पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। प्रचार प्रसार का शोर भी पूरी तरह थम चुका है। और संवाददाता अमित रतुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि उत्तराखंड में 23 पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसके तहत जो है 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण का चुनाव 24 जुलाई को यानी कल होना है। दूसरे चरण का चुनाव 28 जुलाई को होना है। पहले चरण की बात करें तो लगातार प्रचार प्रसार का जो दौर चला है वो कल देर रात 5 बजे के पश्चात थम गया था। अगर हम आज की बात करें तो कल चूंकि 497 के करीब जो है पोलिंग पार्टियां अपने जो भी मतदान केंद्र वहां पर पहुंची हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो है पूरे प्रदेश में जहां जहां चुनाव होने पहले चरण को लेकर वहां पर जो है करीब 5,000 से अधिक पोलिंग पार्टियां वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। और पहले चरण के लिए करीब जो है 15,000 से अधिक जो अगर हम बात करें प्रत्याशी, जिसमें ग्राम पंचायत होंगे, जिला पंचायत हैं या क्षेत्र पंचायत हैं, वो अपने भाग्य का फैसला आजमाने के लिए उनके लिए कल चुनाव होना है। दूसरी तरफ हम बात करें निर्वाचन आयोग की तरफ से ये संबंधित जिलाधिकारी हो या संबंधित विभाग हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, अगर हम बात करें पेयजल विभाग हो, अगर हम बात करें विद्युत विभाग हो, यूपीसीएल हो या यूजेवीएन हो, उनको यही निर्देश दिए गए कि आप 24 घंटे वहाँ बिजली की आपूर्ति आप बहाल रखें, ताकि कोई भी दिक्कत किसी को परेशानी ना होने पाए। साथ साथ जो मार्ग जो अवरुद्ध हो रहे हैं उनको लेकर संबंधित जो प्रशासन के साथ साथ सामंजस्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से। विशाल, लेकिन अमित, ऐसे में क्या माना जाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्योंकि एक और जहां पहाड़ों पर पहाड़ जैसी समस्याएं भी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हैं, तो ऐसे में पोलिंग पार्टियां किस तरह पहुंचेंगी? क्या कुछ व्यवस्थाएं, वैकल्पिक मार्ग तैनात किए गए हैं? और इस दौरान कैसे लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर निकल करके वोटिंग करेंगे? इसके लेकर हम बात करें, जहां लोगों के जागरूक होने की बात है, इसको लेकर लगातार चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो या फिर प्रिंट मीडिया के जरिए हो, लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी, साथ साथ संबंधित जो जिलाधिकारी जो कि इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वहां पर, तो उनकी तरफ से भी लगातार अपने संबंधित जो अधिकारियों के साथ दिशा करते संबंधित जो मीडिया की टीम है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये गांवों का चुनाव होता है और यहीं से ही आगे जाकर चाहे आप विधायक बने या फिर अन्य पदों पर स्थापित, यहीं से आपकी राजनीतिक का करियर शुरू होता है। तो ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक घर से निकालने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई कि आप लोगों को अधिकतर जागरूक करें। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा कि मानसून चल रहा है, तो ऐसे में हमने देखा है कई जगह पर दूरस्थ क्षेत्र में चाहे भूस्खलन घटना है, रोड ब्लॉक होने की, तो ऐसे में जो संबंधित विभाग है, अगर रोड ब्लॉक हो रही है तो जो संबंधित विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या फिर पीएमजीएसवाई है, उनको निर्देश दिए गए आप रोडों को तुरंत सुचारू करें, ताकि चाहे वो पोलिंग पार्टियां जो अपने गंतव्य पर निकली है उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ जो कल के जो मतदान होना, तो वहां पर जिस तरह से लोग जाएंगे, आवाजाही करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे या फिर जो गाड़ियों से करेंगे, उनको कोई दिक्कत ना हो और इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर 24 घंटे जो बिजली की आपूर्ति है वो रखी जाए, बिजली कटौती ना हो। दूसरी तरफ अगर कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर वायरलेस के जरिए जो है आप उसकी सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी गई है। तो चूंकि अब कल 24 तारीख को मतदान होना, पहले चरण को, और आज कल मतदान थम गया था, तो अब आज सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। विशाल, अब लोग किस तरह से बढ़ चढ़ करके मतदान करते हुए नजर आएंगे हमें, तो उसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है चुनाव आयोग की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, या फिर उससे हम इन सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम की इकाई होती है।
अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, जिसमें जिला पंचायत चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, इनको लेकर जो है जहाँ एक और जो वहाँ के संबंधित जो चाहे वो ग्राम प्रधान लड़ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार तैयारी की जाती है। उनकी तरफ से घर घर जाकर या फिर अपने क्षेत्र पंचायत में, अपने जिला पंचायत में जाकर जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि किस पार्टी ने क्या काम किया। वो अलग चीज है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम निर्वाचन आयोग की तरफ से बात करें, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है लगातार सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए लगातार ये बताया गया है कि आप मतदान है, और मतदान चाहे कोई भी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, तो वो हर कोई मतदान इम्पोर्टेंट होता। तो आपको हर मतदान में अपनी भागीदारी निभानी, ताकि वोट प्रतिशत बढ़े। इसी और हर निर्वाचन आयोग जो है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, हर निर्वाचन ये चाहता है कि आपके प्रदेश में जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े। क्योंकि 2019 में जो वोट प्रतिशत रहा था, तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। वो क्योंकि वो जब चुनाव हुए 2019 में, तो वो उस समय मानसून का समय नहीं था। लेकिन इस समय मानसून सीजन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी भय रहता है कि हम कैसे चुनाव करने जाएं, वोटिंग डालने जाएं, क्योंकि कहीं पर रोड ब्लॉक है, कहीं पर कई अन्य असुविधा होती है। तो लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाते हुए यही निर्देश जारी किए गए हैं कि आप कहीं पर रोड ब्लॉक होती है तो उसको तुरंत खोलें उसको। कहीं पर जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रिश्वत लेते पकड़े गए काशीपुर मंडी समिति के प्रभारी सचिव 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सतर्कता विभाग ने की कार्रवाई। काशीपुर में कार्यरत थे प्रभारी मंडी सचिव। मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने के नाम पर ली गई थी रिश्वत। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सतर्कता विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में काशीपुर में कार्यरत प्रभारी मंडी सचिव रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किए गए हैं। यह बताया जा रहा है कि मंडी समिति में लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी और आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई भी की गई है। तो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं मंडी समिति के प्रभारी सचिव। और संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और कार्रवाई किस तरह की देखने को मिली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया के निर्देशों भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के एक महा युद्ध प्रदेश में छेड़ दिया गया और लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही। इसी पर लगातार कार्रवाई देखी गई है। जनपद में भी इसका असर, जनपद उधमसिंह नगर में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसमें आज मंडी समिति के सचिव को 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मनोबल बढ़ा है, धामी के निर्देशों के बाद, धामी की सख्तियों के बाद, कहीं ना कहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा प्रहार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दूं कि काशीपुर में मंडी समिति पर फल लाइसेंस के नाम पर 1,20,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद व्यक्ति द्वारा शिकायत कर दी गई और विजिलेंस की टीम ने अपनी सूझबूझ और समझ से पूरा गणित बिठाया और उसके बाद उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया गया। जी बिल्कुल अजहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई है। तो विकास योजनाओं पर यह चर्चा की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। राजभवन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कावड़ और चारधाम यात्रा की इस दौरान जानकारी भी दी गई, चर्चाएं भी इस दौरान हुई और यह भी बताया गया कि कितनी बड़ी संख्या में
कांवड़िए पहुंचे, चारधाम यात्रा में भी तीर्थयात्री पहुंचे और सबको किस तरह से मैनेज भी किया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा की जानकारी को लेकर ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। राज्य भवन में ये मुलाकात भी हुई और इस दौरान कांवड़ और चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी भी दी गई है। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात कर बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित मामलों में चर्चा भी की है और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही महिला अपराधों पर रोक लगाने के इस दौरान मांग भी की गई है। हम लोग अभी माननीय राज्यपाल जी से मिल के आए और हम लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही है। पिछले 3 साल की जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की, 1,03,000 से ज्यादा केस महिला अपराधों में उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो इस पर भाजपा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लगातार ये घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं इस प्रदेश में, उस पर वो उचित कदम। देश भर में साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी लोगों को सतर्क रहने की बात कहती हुई नजर आ रही है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून साइबर क्राइम के सीईओ अंकुश मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान साइबर क्राइम को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हर दिन प्रदेश में साइबर फ्रॉड हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2024 के मुकाबले इस साल लाखों रुपए साइबर क्राइम में डूबे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी लगभग जो आंकड़े हैं वो बराबरी हैं, बट थोड़ा सा इसमें कटौती हुई है, कुछ कम हुआ है। जिस कारण मैं बताऊंगा कि लास्ट टाइम भी हमने लगभग कह सकते हैं 30 करोड़ के आसपास जनता के पैसे बचाए थे और जो मनी रिकवरी जो प्रोसीजर है, मुझे लगता है कि जो हम प्रतिशत देखेंगे लगभग 15 से 20% ही रहता है, क्योंकि अमूमन साइबर अपराधी जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं और वो पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। तो 15 से 20% हमारा पैसा रिकवर होता है और हमने लगभग 30 करोड़ रुपए पिछले साल उत्तराखंड के नागरिकों को बचाए थे। इस साल भी हमारा जो मनी जो सेविंग प्रोसीजर है उसमें हम लोग 10 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, परंतु रिपोर्टिंग काफी ज्यादा। हरिद्वार में शिवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में हुजूम भी जुटा हुआ है और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड भी भक्तों ने कायम किया है। कनकल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान शिव का ससुराल माना जाता है, वहां देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। दूध, दही, शहद, धतूरा और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और बच्चे तक हर कोई इस पावन अवसर पर भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मांग भी कर रहा है।
ये महादेव जी के ससुराल है, सावन की पहली शिवरात्रि है, तो इस पर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। और हम सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पर 12 बजे से ही लाइन लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ है यहाँ पर। और हम भी यहाँ पर आ गए थे 4:30 बजे, पौने 5 बजे करीब, और हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी हमने सब जगह जल चढ़ा भी दिया है, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा सावन की पहली शिवरात्रि पर दक्ष मंदिर पर आकर। श्रद्धालुओं में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, आधे से ज्यादा कांवड़िए तो यहीं पर जल चढ़ा के जाते हैं और अपनी कांवड़ भी यहीं पर छोड़ के जाते हैं, महादेव जी को अर्पण करके जाते हैं। दक्ष प्रजापति बहुत मान्यता है इस मंदिर की, भगवान शिव शंकर की ससुराल है ये, और तभी से यहाँ पर बहुत क्राउड है। और लाइन में लगकर हम अपनी बारी की इंतजार कर रहे थे, और फिर हमने लगभग आधे घंटे बाद हम मंदिर में हमने प्रवेश किया और भगवान शिव शंकर को जल अर्पित किया। जल, क्योंकि एक्चुअली आज भीड़ बहुत है तो वहाँ पर रुकने ही नहीं दे रहे हैं, तो बस जल और आप अपना फ्रूट्स वगैरह जो लाए हैं, बेलपत्री, वही वहाँ पर रुकने नहीं दे रहे हैं अंदर, तो ज्यादा भी हाँ जी वही अर्पित किया शिव शंकर को। कांवड़िए ये मानते हैं, जैसे आपने देखा होगा हरिद्वार में सावन में बहुत रश रहता है कांवड़ियों का, तो यहाँ पर इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर वो जरूर जल चढ़ाने आते हैं, उस वजह से यहाँ पर क्राउड ज्यादा रहता है, क्योंकि ये शिव शंकर जी की ससुराल है। और दक्ष प्रजापति बहुत मान्यता है, सिद्ध है हमारे भगवान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार ये देखा भी जा रहा है कि प्रत्याशियों ने घर घर पहुंचना शुरू कर दिया है, प्रचार प्रसार में पूरे तरह से जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट देने की अपील भी कर रहे हैं और उनसे बिजली, सड़क, पानी व्यवस्थाएं, सेवाएं जो हैं वो मुहैया कराने के वादे भी कर रहे हैं। वहीं ग्राम सभा बड़कोट से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार शिक्षा भट्ट ने अपने तमाम समर्थकों के साथ घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की है। सभी जनता को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी व्यर्थ की बड़ी बड़ी घोषणाएं ना करते हुए यही कहूँगी कि जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हमारी ग्राम सभा के लिए दी जाएंगी, मैं उन्हीं सभी योजनाओं को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करूँगी। बाकी जितनी क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको आप सभी के सहयोग से निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगी। जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि जो भी सड़कें हैं, पानी है, बिजली है और अन्य समस्याएं हैं, सभी के समाधान के लिए हम जुझारू रूप से कार्य करेंगे। उनके द्वारा जो काम किए गए, उनके द्वारा ऐसा तो मैं समझता नहीं कि कोई उन्होंने नया काम किया हो। हमारे द्वारा यहाँ पर हाट बाज़ार बनाया गया, बिजली घर की नियुक्ति की गई, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध की गई और उसके साथ साथ खेल मैदान बनाया 3 एकड़ में, जो कि वहाँ पर बना हुआ है। और उसके बाद एक ट्यूबवेल लगा है वहाँ पर, एक ट्यूबवेल यहाँ रानी पोखरी में इरिगेशन का लगा हुआ है। और इस प्रकार कई समस्याएं, सड़कों की समस्याएं हमने वो किया है। उनको जनता के बीच में हम जनता से अपील कर रहे हैं कि जो भी सड़कें हैं, पानी है, बिजली है और अन्य समस्याएं हैं, सभी के समाधान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है और पूरी तरह से अब शोरगुल भी खामोश हो चुका है। नारों की गूंज थम चुकी है और अब 24 जुलाई का इंतजार है। इन सब के बीच विपक्ष का कहना है कि प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात हैं, लिहाजा ग्रामीणों को वोटिंग के दौरान समस्याएं भी होंगी। चौबीस जुलाई को उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, लिहाजा मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन आरोपों की राजनीति जारी है। मौसम विभाग का कई जिलों में अलर्ट जारी है, जिसे लेकर विपक्ष पहले भी सवाल उठा रहा था और आज भी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव के तिथि घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब प्रदेश के कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित है। देखिए, इलेक्शन के बारे में सीधे कुछ बोलना हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, हमारा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कहीं भी रास्ता जहां बंद होगा हम लोग खोलने के लिए सब जगह व्यवस्था किए हुए हैं। जहां भी रास्ता बंद होगा युद्ध स्तर पे वहां पे टीमें लगाई गई हैं और वो काम करेंगी और रास्ते को खोलेंगी। मॉनसून सत्र इस समय गतिमान है और वर्षा काल का हिसाब से सभी तैयारियां की जा रही हैं।
तो इसमें जो है डिप्लॉयमेंट जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ, उनकी जिला स्तर पे भी ये इस प्रकार की इकाई तैयार की गई है जनपदों में। तो इन सब की तैनातियां जो है ऐसे जो हमारे संवेदनशील कहूंगा आपदा के दृष्टिगत ऐसे बूथों पर जो बहुत ही ज्यादा दूरस्थ है, जहां पर कोई डिफिकल्टी आ सकती है चुनाव वाले दिन, तो वहां पर जो है इनकी फोर्स को भी हमारे पोलिंग दल के साथ सम्मिलित किया गया है। वो जा रहे हैं एक अतिरिक्त सुरक्षा बल के तौर पर, और किसी भी आपदा को देखते हुए इनके पास कुछ छोटे मोटे मतलब कुछ इक्विपमेंट्स भी रहेंगे। बहुत भारी भरकम तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन बेसिक इक्विपमेंट्स भी ये लोग अपने पास रखेंगे ताकि पोलिंग पार्टी को सकुशल मतदान करवाया जा सके और वापस भी अपने जो स्ट्रांग रूम और जहां पर सामान इकट्ठा होगा उस जगह पे ये लोग वापस पहुंच पाए। इस प्रकार से तैयारियां की गई। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब तक कई बार विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी मौसम में तैयार रहते हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बार जोर देते हैं कि अन्य सभी चुनावों की इसी तरह अब फिर प्रदेश की जनता बीजेपी का साथ देगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। देवभूमि की जनता सरकार के विकास कार्यों से काफी संतुष्ट है। भूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है, और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। पहले चरण में कुल 49 विकास खंडों में मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 8,276 मतदान केंद्र और 10,526 मतदान स्थल चिन्हित किए गए हैं। दुर्गम क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए पैदल मार्गों के साथ साथ पालकी जैसी पारंपरिक और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया जा रहा है। हर मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय, रोशनी, रैंप और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। इसके अलावा हर बूथ पर वीडियोग्राफी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ये बिल्कुल आज प्रथम चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, और जिस तरीके से जो रुझान है, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है कि जनता का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता में उत्साह है कांग्रेस पार्टी के लिए और एक रोज भी है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ मत नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तय होगा कि अगले 5 वर्षों तक गाँव की सरकार कैसी होगी, किस सोच के साथ चलेगी और किन हाथों में भविष्य की बागडोर सौंपी जाएगी। बरसात, आपदा, चुनौती और आरोप सब अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र हर मौसम से बड़ा होता है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं देवभूमि के गांव पर, जहां से बदलाव की नई आहट भी आ सकती है, या फिर पुरानी परंपराओं को एक बार फिर से जन समर्थन का प्रमाण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।